भगोड़ी बहू। निर्मला की सास गजराबाई भी बड़ी अजीब औरत थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राम राम ही करती रहती। उसके दिन की शुरुआत ही शिकायत से होती। उठते ही बोलती, राम राम, 5 बज गए, न जाने बहू जाग गई या नहीं। यहाँ सब मुझे ही रखना पड़ता है। बोलते बोलते गुसल खाने में नहाने जाती। वहां गर्म पानी, तौलिया, उसके कपड़े, सब कुछ तैयार मिलते। बाहर फिर बड़बड़ाती आती, हे राम, पता नहीं चाय ही भी बनी है या नहीं, वरना जाकर मुझे ही बनानी पड़ेगी। पर कमरे में पहुंचते ही गरम गरम चाय उसके बेड के सामने वाली मेज पर हाजिर रहती। उसके बाद उसे चिंता होती पूजा करने की। कहती, पूजा करनी थी, देर हो रही है। बहू ने पूजा की सामग्री तैयार रखी है। वहां पूजा के घर में सब कुछ तैयार ही मिलता, पर उसे बड़बड़ाते रहने की बहुत बुरी आदत थी। वो बड़बड़ाने से बाज नहीं आती। निर्मला घर का सारा काम निपटाकर हर रोज लंबा सफर तय करके ट्रेन में धक्के खाकर अपने काम पर चली जाती। उसके पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार रखकर जाती। गजराबाई दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे लड़ाती, बहू की बुराई करती या फिर राम नाम की माला लेकर बैठ जाती। यहाँ वहाँ के मंदिर जाकर भजन कीर्तन में लगी रहती। घर में या घर के कामों में जरा भी ध्यान नहीं। जब इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, उसे लगता, बहू है तो मैं क्यों काम करूं। शाम हो जाती और बहू के घर आने के समय कुछ न कुछ दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर पड़ी रहती। शुरू शुरू में निर्मला को सच लगता था, पर कुछ ही दिनों में उसकी पोल खुल गई। पर पति देव इस बात को कैसे मानी। उनको तो अपनी माँ साक्षात देवी लगती। उसे अपनी माँ ही प्यारी है ना। फिर बीवी का सच भी उसे कड़वा लगता। रोज शाम को थकी हारी घर आते समय जरूरत की चीजों को बोझ ढोते आती और बिना एक पल गवाए फिर शुरू हो जाती। रात के काम की जंग। इसकी शुरुआत चाय से लेकर होती और पूरा खाना तैयार करके सास और पति को खिलाने के बाद कपड़े, बर्तन, चूल्हे चौके आदि की सफाई के बाद कहीं वो खाना खा पाती। रोज उसके पति के लिए स्त्री के कपड़े तक तैयार रखने पड़ते। सब होते होते आराम से 11, साढ़े 11 ही बज ही जाते, तब कहीं वो सो पाती। यही हर रोज का कार्यक्रम रहता। इतवार और छुट्टी के दिन सिर्फ दफ्तर और सफर से छुट्टी मिलती। न घर के कामों से फुर्सत मिलती, न आराम। ऊपर से सास की तानाशाही भी चलती रहती। घर का वातावरण हमेशा बिगड़ा सा रहता। पति इन सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ हर इतवार को कहीं न कहीं चला जाता और निर्मला यहाँ अशांत वातावरण में घुट कर रह जाती। पति को उसकी कोई चिंता ही नहीं। रोज सब काम अपने आप हो रहे थे, सब कुछ तैयार हाथ में मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए। जब तक उसके सारे काम आराम से हो रहे थे, वो बहुत खुश था। एक इतवार को उसका पति हमेशा की तरह बाहर चला गया। रात को बहुत देर से सोने के कारण निर्मला की नींद देर से खुली। इतवार भी था तो उसने थोड़ा सुस्ताना चाहा, पर गजराबाई को चैन कहाँ। न रुकने वाली घंटी की तरह सुबह होते ही शुरू हो गई। लड़ना झगड़ना शुरू किया। बर्दाश्त की हद गुजर जाने पर निर्मला ने भी अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसकी जुबान भी चल गई। सास का पारा और चढ़ गया। उसने जाकर उसे धक्का दिया और दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की कुसुम दीदी आई। देखा तो वो बेहोश हो गई थी। उसे उसने पानी मार के होश में लाया और उसकी सास को खरी खोटी सुनाकर निर्मला को डॉक्टर के पास ले गई। होश में आने पर उसे ससुराल जाने से डर सा लग रहा था, पर उसका सारा सामान वहीं पर था, तो वापस जाना पड़ा। उसने घर लौटने पर देखा सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। पति अब तक घर लौटा नहीं था। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया और सास और पति की गिरफ्त से भाग निकली। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसकी देवी समान माँ ने बेटे से कहा, तेरी बीवी भगोड़ी निकली, वो भाग गई। सुनकर उसने कहा, अच्छा हुआ, मैं उसे घर से आज निकालने ही वाला था। तू फिक्र न कर माँ, मैं तेरे लिए उससे भी बढ़िया बहू लाऊंगा। निर्मला घर छोड़ चुकी थी
पर उसके मन में कहीं गहरा दर्द धधक रहा था। क्या सच में मेरा कोई अपना नहीं? उसके हाथ कांप रहे थे, पर एकदम ठोस थे। वह इस बार टूटकर भी टूटने वाली नहीं थी। उसने एक सस्ते से कमरे में शरण ली, मोबाइल में नेट रिचार्ज करवाया और सबसे पहले अपने ऑफिस की सीनियर मधुरा मैडम को कॉल किया। आवाज सुनकर मधुरा मैडम समझ गई कि मामला गंभीर है। निर्मला, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, मैं आती हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। वे 1 घंटे में वे वहां थी। निर्मला उन्हें देखते ही फपक पड़ी। मैडम, मैं बहुत टूट गई हूँ। मैंने तो हमेशा घर को बचाने की कोशिश की, पर सबने मुझे ही गलत बताया। मधुरा मैडम ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, बहू होना कोई अपराध नहीं होता, पर लोग उसे अपराध बना देते हैं। चलो, पहले तुम्हें सुरक्षित करते हैं। उस दिन निर्मला को उन्होंने अपने घर ले जाकर रखा, खाना खिलाया, दवा दी और सबसे जरूरी सुरक्षा और सम्मान दिया। शाम तक पति अशोक घर आया तो गजराबाई का चेहरा शिकायती मुद्रा में बदल गया। बेटा, तेरी बीबी भाग गई। ऐसी बेहूदगी मैंने आज तक नहीं देखी। अशोक मुस्कुराया, जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। अच्छा हुआ माँ, मैं उसे आज ही निकालने वाला था। मैं तेरे लिए इससे भी बढ़िया बहू ले आऊंगा। उसके शब्दों में एक अजीब सी क्रुएल्टी थी, जैसे निर्मला कोई इंसान नहीं, खरीद कर लाई गई कोई वस्तु हो। पर एक बात दोनों माँ बेटे भूल गए थे। निर्मला सिर्फ घर छोड़कर गई थी, अपनी पहचान नहीं। अगले दिन मधुरा मैडम निर्मला को लेकर अपने वकील मित्र अर्चित देसाई के पास गई। नम्र, सुलझे हुए और बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने पूरी बात सुनी। निर्मला की आंखें नम थी, पर उसकी आवाज बहुत मजबूत। मैं तलाक नहीं चाहती सर, मैं सिर्फ अपना सम्मान चाहती हूँ। मुझे गलत साबित करने का अधिकार किसी को नहीं। अर्चित मुस्कुराया, और हम वही करेंगे। तुम पर घरेलू हिंसा का केस बनाते हैं, और ये भाग गई बहू वाली कहानी हम इसे भी पलट देंगे। तुमने घर छोड़ा सुरक्षा के लिए, न कि भागने के लिए। निर्मला की हिम्मत जैसे वापस लौटने लगी। 2 दिन बाद अशोक को पुलिस थाने से कॉल आया। आपको अपनी पत्नी निर्मला के केस में उपस्थित होना है। अशोक भड़क उठा। अरे, वो तो भाग गई थी, केस कैसी? तभी पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, शिकायत में लिखा है कि आप दोनों, आप और आपकी मां ने बहू पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया है, धक्का देकर गिराया, बेहोश किया। मेडिकल रिपोर्ट और गवाह मौजूद है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तब कुसुम दीदी की याद आई, वही पड़ोसन जो उस दिन बीच में आई थी। एक ईमानदार गवाह ने पूरा खेल बदल दिया था। नोटिस मिलते ही गजराबाई की दुनिया उलट गई। जो बहू दिन रात उसके लिए काम करती थी, वही अब उसके खिलाफ खड़ी थी। हे राम, ये दिन भी देखना था। उसके राम राम में अब डर था, नाटक नहीं। मधुरा मैडम के जरिए उसे शेल्टर होम में जगह मिली। ऑफिस ने उसे अतिरिक्त सहायता दी। अर्चित वकील उसकी लगातार मदद कर रहे थे। धीरे धीरे निर्मला के अंदर नए पंख उगने लगे। वह अक्सर कहती, शांति भरे 2 दिन भी उस जीवन से बेहतर है जहां हर दिन ताने और अत्याचार का जहर पिलाया जाता हो। अशोक और गजराबाई कोर्ट में खड़े थे, थोड़े घबराए हुए, थोड़े शर्मिंदा। वही दूसरी ओर निर्मला आत्मसम्मान की चादर ओढ़े शांत खड़ी थी। जज ने जब केस पढ़ा तो बोले, एक औरत से सुबह से रात तक काम करवाना, उसे मारना, धक्का देना, मानसिक अत्याचार, यह कोई छोटा अपराध नहीं है। अशोक गुस्से से तिलमिला उठा। जज साहब, ये सब झूठ है। मेरी माँ देवी समान है। जज ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, देवी वह होती है जो करुणा दे, अत्याचार नहीं। यहाँ तो मामला उल्टा है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया, निर्मला ससुराल में नहीं रहेगी, उसे आर्थिक सहायता दी जाए। दोनों आरोपियों पर जांच जारी रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण, निर्मला को कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। निर्मला ने कोर्ट से निकलते वक्त एक लंबी सांस ली। पहली बार बोझ उतरने की महसूस हुई। कुछ महीनों बाद निर्मला ने खुद किराए का एक छोटा सा कमरा ले लिया। अपने काम में तरक्की भी मिलने लगी। अब वह शाम को खुद के लिए चाय बनाती थी,
बिना किसी जल्दी, बिना किसी ताने के। वह मुस्कुराई। घर वही नहीं होता जहाँ जिंदगी काटी जाती है। घर वह होता है जहाँ इंसान सांस ले सके। और एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, मैं भागी नहीं, मैं बस उस जगह से चली आई जहाँ मेरी इज्जत नहीं थी।